नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं खरपतवार विज्ञान और हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो खरपतवार विज्ञान की बात करते हैं। पहली बात करते हैं डेफिनेशन। खरपतवार वे अवांछित पौधे हैं जो बिना बोए किसी स्थान पर उगाते हैं और लाभ की तुलना में हानि ज़्यादा पहुँचाते हैं। और इसके जनक जो माने जाते हैं वो है जेथरो टूल। जेथरो टूल ने सबसे पहले खरपतवार शब्द का प्रयोग अपनी एक बुक में किया था, जो एक है हाउस होइंग हस्बेंड्री 1731 में, जिसकी बात हमने पिछली वीडियो में की थी, जो हमारी साइंटिस्ट वाली वीडियो थी। तो जिसने वीडियो नहीं देखी है, एक बार जाकर चैनल पर वो वीडियो जरूर देखें। आगे बात करते हैं खरपतवारों का वर्गीकरण। तो इसका वर्गीकरण के 3 आधार हैं। पहला है जीवन चक्र के आधार पर, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। एक वर्षीय खरपतवारों के उदाहरण हैं बथुआ, जंगली चौलाई, कृष्ण नील। द्विवर्षीय खरपतवारों के उदाहरण हैं जंगली गाजर घास और जंगली गोभी। और बहुवर्षीय खरपतवारों के उदाहरण हैं दूब घास, मोथा और जाहू। अभी बात करते हैं बीज पत्र के आधार पर। तो बीज पत्र के आधार पर खरपतवार 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकोट्स और डाइकोट्स। तो मोनोकोट्स के उदाहरण हैं दूब घास, मोथा, गेहूंसा यानी कि फेलेरिस माइनर, जिसका नाम की बार बार जेट और सीयूटी जैसे एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। डाइकोट्स की बात करते हैं बथुआ, हिरणखुरी और कनकवा। और आगे वर्गीकरण का आधार है फसल संबंधी। तो इसमें है रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिमिक्री वीड, जिसको हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष, निरपेक्ष और नकलची खरपतवार। सापेक्ष वीड वो जैसे कि गेहूं की फसल में रबी के सीजन में गेहूं के साथ चने का पौधा गलती से बीज मिक्स हो जाता है, तो उसे बोलते हैं सापेक्ष खरपतवार। और निरपेक्ष उसे बोलते हैं जैसे कि मोथा, बथुआ, जो कि खरपतवार ही है और हमेशा कहीं भी उग जाते हैं। और नकलची खरपतवार मतलब उस वो पौधा जो है वो बिल्कुल मेन फसल के पौधे के जैसा दिखेगा, जैसे गेहूं में गेहूंसा। और इसका एक और फेमस एग्जाम्पल है सत्यानाशी, जो कि आपके सरसों में होता है। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली। आपत्तिजनक खरपतवार या फिर ऑब्जेक्शनेबल वीड, जिनका बीज फसल के बीजों जैसा होता है और अलग करना कठिन होता है। उदाहरण आ गया सत्यम सरसों में सत्यानाशी, आर्जिमोन मैक्सिकाना। इसका नाम भी बार बार वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। आगे आ गया परजीवी खरपतवार, पैरासिटिक वीड, CLOS। ये क्लासिफिकेशन बहुत बार एग्जाम में आता है, इसको पक्का याद कर लेना। C से कस्कुटा, L से लोरेंथस, S स्ट्राइगा और O से ओरोबेंकी। कस्कुटा जो है अमरबेल, वो आपका है पूर्ण तना परजीवी। और लोरेंथस जो है वो है अर्ध तना परजीवी। स्ट्राइगा जो आपका है वो है अर्ध जड़ परजीवी। और ओरोबेंकी है वो है पूर्ण जड़ परजीवी। तो इसी क्रम में आप इसको याद कर लेंगे और इसके क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं खरपतवार प्रसार और प्रकीर्णन यानी कि डिसेमिनेशन। मतलब खरपतवारों का एक से दूसरी जगह पर परिवहन किस प्रकार होता है, ये फैलते कैसे हैं। तो खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचता है। पहला हो गया वायु द्वारा, एनिमोकोरी, हल्के बीजों वाले खरपतवार जैसे कि आंकड़ा। आपने आग देखा होगा कैलोट्रोपस, उसके बीज बहुत ही मतलब फूटते ही वो हवा में उड़ जाते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं। और गाजर घास के बीज जल द्वारा, हाइड्रोकोरी। तो पानी के साथ बहने वाले बीज जैसे कि जंगली धान, इकाइनोक्लोआ कोलोनम। और पशु पक्षियों के जैसे कि पशु चरने जाते हैं तब उनके खुरों के अंदर जो बीज फंस जाते हैं, उसके द्वारा जो बीजों का प्रसार होता है उसे बोलते हैं जूकोरी, यानी कि चिपकने वाले बीज। जैसे कि गोखरू के बीज पशुओं के पैरों में चिपक जाते हैं और वो एक से दूसरी जगह पर अपना प्रसार करते हैं। आगे बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की विधियाँ, मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। तो पहला है निरोधात्मक विधियाँ या प्रिवेंटिव मेथड, कि खरपतवार को हम अपने खेत के अंदर आने ही ना दें। इनका उद्देश्य खरपतवारों को नए क्षेत्र में फैलने से रोकना है, रोकथाम इलाज से बेहतर है। साफ बीज का प्रयोग पहला मेथड है। फसल के बीजों को खरपतवार के बीज में मिलने ही ना दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें, ताकि उनमें कोई भी खरपतवार का बीज जो हो तो वो भी सड़ जाए और बाद में उसका जर्मिनेशन ही ना हो, ताकि वो बीज उगे ही ना। तो कच्ची खाद में खरपतवार के बीज जीवित रहते हैं। और आगे क्वारंटीन मेथड, जैसे दूसरे देशों या राज्यों से आने वाले बीजों की अच्छी तरह से जांच की जाए, ताकि हमारे राज्य में या हमारे देश में वो खरपतवार आए ही ना। यंत्रों की सफाई, जैसे कि सीड ड्रिल मशीन है, जिसे इन जैसी मशीनों के अंदर कई बार खेत में यूज़ करने के बाद इनमें खरपतवारों के बीज फंस जाते हैं, और जब इन मशीनों को हम अपने खेत में दोबारा यूज़ करते हैं तो इन बीजों का ये बीज वहाँ दूसरे खेत में भी पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से एक खेत से दूसरे खेत में जाने से पहले ट्रैक्टर को और हल को साफ कर लें। आगे बात करते हैं कृषि या सस्य विधियाँ, यानी कि कल्चरल मेथड, खेत के प्रबंधन द्वारा खेतों खरपतवारों को कम करना। तो पहला मेथड है क्रॉप रोटेशन, फसलों को बदल बदल कर बोना। तो इसके अंदर जिस फसल कई खरपतवार होते हैं, जैसे गेहूं सा या फिर सत्यानाशी, जो सरसों या गेहूं की फसल के साथ ही ज़्यादातर उगते हैं, तो उसकी जगह अगर हम कोई चना या कोई और उस सीजन की फसल लें तो उसमें वो खरपतवार कम होगा। बुआई का समय, सही समय पर बुआई करके फसल को खरपतवारों से आगे बढ़ने का मौका देना। अंतरसस्यन या इंटरक्रॉपिंग, खाली जगह में दूसरी फसल उगाना ताकि खरपतवारों को जगह न मिले। और मल्चिंग, मिट्टी को
फसल अवशोषित या प्लास्टिक से ढकना ताकि प्रकाश ना मिले और खरपतवार ना उग सकें। आगे बात करते हैं भौतिक या फिर यांत्रिक विधियां, फिजिकल या फिर मैकेनिकल मेथड, हाथों या यंत्रों का प्रयोग करके खरपतवारों को नष्ट करना। हस्त निराई गुड़ाई, इसमें तो सिंपल है कि अपन खुरपी से या हाथ से खरपतवारों को जड़ों से उखाड़ना और खेत में एक साइड डाल के उनको सूखने के बाद जला देना। होइंग या कतारों के बीच में गुड़ाई करना। बर्निंग, मेड़ों या खाली खेतों में खरपतवारों को जलाना। बाड़ लगाना, मतलब जो खेत खाली पड़ा है उसको पानी से भरकर, और ज़्यादा पानी के कारण वो खरपतवार जल जाएंगे या सड़ जाएंगे वहीं पे। और सोलराइजेशन, गर्मी के दिनों में पारदर्शी प्लास्टिक की शीट को मिट्टी को पारदर्शी प्लास्टिक की शीट से ढककर सोइल का तापमान बढ़ाओ जिससे कि बीज नष्ट हो जाए अगर कोई ज़मीन के अंदर है तो। चौथी विधि की बात करते हैं जैविक नियंत्रण या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसे जेट के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से पढ़ना। खरपतवार जैसे कि पार्थेनियम या फिर गाजर घास, इसके नियंत्रण के लिए जाइगोग्रामा बाइकोलेटा का प्रयोग किया जाता है। नागफणी, इसके लिए डेक्टाइलोपियम टोमेटोसस का उपयोग किया जाता है। जलकुंभी या फिर वाटर हाइसिंथ या इनेसिथ, नियोचेटिना ब्रुची का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। लेंटाना कैमरा, इसके लिए क्रोसिडोसिमा लेंटानी का प्रयोग किया जाता है। आगे मेथड बात करते हैं रासायनिक या फिर केमिकल कंट्रोल। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। चयनशीलता के आधार पर बेस्ड ऑन सिलेक्टिविटी, वर्णात्मक या फिर अवर्णात्मक खरपतवार। तो ये वर्णात्मक खरपतवार जो हैं ये केवल खरपतवारों को ही मारते हैं, फसल को हानि नहीं पहुंचाते। जैसे कि 2,4-D का प्रयोग करते हैं अपने गेहूं की फसल में, और एट्राजीन और पेंडिमिथलिन। और नॉन सिलेक्टिव में संपर्क में आने वाले, मतलब जिस पौधे पर इसको स्प्रे कर दिया वो पौधा पूरा खत्म है, जैसे कि ग्लाइफोसेट और पैराक्वाट और डाइक्वाट। आगे बात करते हैं प्रयोग के समय के आधार पर बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन, PPI, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। इसका प्रयोग करते हैं फसल की बुआई से पहले मिट्टी में मिलाना, जैसे फ्लूक्लोरिलीन या बेसालिन। और अंकुरण से पूर्व, मतलब फसल की बुआई हो गई, बीज अपने बो दिए, पर उसके पौधों के बीजों को अंकुरित होने से पहले इनका छिड़काव करना, जैसे बुआई के बाद लेकिन खरपतवार उगने से पहले 0 से 3 दिन में। पेंडिमिथलिन, एट्राजीन, सीमेजीन। और इस पोस्ट इमरजेंस का मतलब है बीज के उगने के बाद, मेन फसल के बीज उगने के बाद, खरपतवार उगने के बाद, बुआई के 35 से 30 दिन बाद। 2,4-D, सल्फोसल्फ्यूरोन और प्रोपेनिल। आगे बात करते हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन और मोबिलिटी, कॉन्टैक्ट या फिर सिस्टेमिक। तो कॉन्टैक्ट में बात करते हैं पौधे के जिस भाग पर गिरते हैं केवल उसे ही जलाते हैं, जैसे कि पैराक्वाट, डाइक्वाट और प्रोपेनिल। कॉन्टैक्ट में जैसे मतलब अगर वो पेस्टिसाइड या जो भी खरपतवारनाशी है रासायनिक, अगर वो पौधे की पत्ती पे गिरा तो पूरे पौधे को नहीं मारेगा, वो सिर्फ उस पौधे की पत्ती को ही जलाएगा। और सिस्टेमिक में क्या है, अगर वो पौधे के किसी भी भाग पे गिर गया तो वो पौधे को जड़ से खत्म कर देगा। इसका एग्जाम्पल है 2,4-D, ग्लाइफोसेट और एट्राजीन। आगे बात करते हैं अवशिष्ट प्रभाव, रेजिडुअल इफेक्ट और अन्य विशेष वर्गीकरण। मृदा सक्रिय, सॉइल एक्टिव, जो मिट्टी के माध्यम से काम करते हैं, जैसे कि सीमाजीन, एट्राजीन। और प्रण सक्रिय, फोलिएज एक्टिव, जो पत्तियों के माध्यम से काम करते हैं, जैसे पैराक्वाट और 2,4-D। आगे बात करते हैं प्रमुख शाकनाशी या हर्बिसाइड और उनका प्रयोग। शाकनाशी का नाम पेंडिमिथलिन, इसका उपयोग करते हैं बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। दलहनों में, मूंग, उड़द या फिर तिलहनों में भी इसका उपयोग किया जाता है मेनली। एट्राजीन का उपयोग अंकुरण से पूर्व करते हैं और इसके लिए मेन फसल है मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना। 2,4-D, इसका प्रयोग करते हैं अंकुरण के बाद 30 और 35 दिन के बाद। गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए ये क्वेश्चन बार बार जेट के एग्जाम पूछे जाते हैं। फ्लूक्लोरेलिन या बेसालिन, इसका उपयोग करते हैं बुआई से पहले या प्री प्लांट इमरजेंसी। तिलहन और दलहन। ग्लाइफोसेट कभी भी नॉन सिलेक्टिव है, इसको खाली खेत या बागान या कहीं पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। आगे बात करते हैं परीक्षा के लिए गोल्डन पॉइंट्स। पहला, 2,4-D ये दुनिया का पहला सफल वर्णात्मक या फिर सिलेक्टिव शाकनाशी है। इसका प्रयोग चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए होता है, गेहूं में होता है मेनली। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। पैराक्वाट, डाइक्वाट, इन्हें कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड कहा जाता है। ये फोटोसिंथेसिस को रोककर पौधे को तुरंत सुखा देते हैं। ग्लाइफोसेट ये एक नॉन सिलेक्टिव और ट्रांसलोकेटेड शाकनाशी है जिसका प्रयोग अक्सर 0 टिलेज के बागानों में किया जाता है। एट्राजीन मक्का, ज्वार, बाजरा जैसे सीफ और फसलों के लिए उपयुक्त शाकनाशी है एट्राजीन। अगर मक्का, ज्वार, बाजरा नाम ना आए और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सीफ और फसलों के लिए उपयुक्त शाकनाशी कौन सा है, तो वो आपका एट्राजीन है। आगे बात करते हैं खरपतवारों के हानिकारक प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट। उत्पादकता में कमी, ये सबको पता है। खरपतवार फसल के साथ प्रकाश, स्थान और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। एलिलोपैथी, कुछ खरपतवार अपनी जड़ों से हानिकारक रसायन छोड़ते हैं जो मुख्य फसल की वृद्धि को रोक देता है, उदाहरण गाजर घास या फिर पार्थेनियम। रोग व कीटों को शरण, कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो पौधों के लिए जो हानिकारक कीट हैं उनको अपने ऊपर शरण देते हैं। इनको वैकल्पिक मेजबान या फिर अल्टरनेट होस्ट का कार्य करते हैं ये वो उन कीटों के लिए। आगे बात करते हैं कुछ विशेष खरपतवारों के परीक्षण वजन, टेस्ट वेट।
तो टेस्ट वेट का मतलब होता है, पहले मैं आपको बता दूं, 1000 बीजों का भार। तो गेहूं के अंदर 40 ग्राम होता है 1000 बीजों का भार। और गेहूं सा जो कि इसके अंदर उगने वाला एक महत्वपूर्ण खरपतवार है जिसका बार बार एग्जाम पूछा जाता है। फेलेरिस माइनर इसका बोटेनिकल नेम है। इसका 1000 बीजों का भार होता है 2 ग्राम। इसका अंड इतना हल्का होता है कि हवा के साथ उड़कर भी इसके बीज यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। ये गेहूं की तुलना में बहुत हल्का होता है, इसलिए इसको पहचानना आसान है। आगे बात करते हैं अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य, क्विक फैक्ट। सबसे अधिक बीज उत्पादन जंगली चुलाई। एक पौधा लगभग 1,96,000 बीज पैदा कर सकता है। बहुवर्षीय खरपतवार जो 2 वर्ष से अधिक जीवित रहते हैं, जैसे मोथा, साइप्रस रोटेंडस, इसमें गांठें या ट्यूबर्स पाई जाती है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र NRCWS जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नकलची खरपतवार या मिमिक्री वीड, फेलेरिस माइनर गेहूं सा, ये गेहूं में होता है। और इकाइनोग्लोआ कोलोनम, ये धान में। अपनी बनावट में मुख्य फसल के बहुत समान होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है मिमिक्री वीड का। भाई गेहूं के अंदर कौन सा होता है, तो वो फेलेरिस माइनर यानी कि गेहूं सा। और धान में कौन सा होता है, तो इकाइनोग्लोआ कोलोनम। ठीक है, तो आगे बात करते हैं सत्यानाशी या फिर आर्जिमोन मैक्सिकाना। इसके बीजों से सरसों में मिलने से ड्रॉप्सी रोग होता है। तो ड्रॉप्सी रोग किसके कारण होता है, तो सत्यानाशी के बीज सरसों के अंदर मिलने से। अगर आपको इनके बोटेनिकल नेम याद करने हैं तो मैं लास्ट में PDF अटैच कर दूंगा, इसी वीडियो के अंदर है। उसको आप बाद में रोक कर या वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं सबके वैज्ञानिक नाम। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख खरपतवार वैज्ञानिक नाम और मेजबान फसल, ये आप देख सकते हैं। इनमें सामान्य नाम, वैज्ञानिक नाम, कुल, फैमिली और मेजबान फसलें दी हुई है जिन फसलों के अंदर ये मेनली उगते हैं। तो पहला गेहूं सा, फेलेरिस माइनर, इसकी पोएसी फैमिली है। और गेहूं और जौ का ये मुख्य खरपतवार है, मेनली गेहूं का ही है। बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियसी फैमिली है। गेहूं, सरसों, चना सब में उगता है। हिरणखुरी, कन्वोल्वुलस आर्वेंसिस, कन्वोल्वुलसी फैमिली है। रबी फसलें गेहूं और चना में उगता है। सत्यानाशी, आर्जिमोन मैक्सिकाना, पेपावरेसी, सरसों में उगता है। कांसणी, चिंकोरियम इंटाइविस, एस्टेरेसीज की फैमिली है। बरसीम और इजका में उगता है। जंगली जई, एविना फेटुआ, पोएसी फैमिली है। गेहूं और जौ में उगता है। कृष्ण नील, एनागेलस आर्वेंसिस, प्रीम्यूलेसी, गेहूं और रबी की फसलों में उगता है। मोथा, साइप्रस रोटेंडस, साइप्रेसी फैमिली है। गन्ना, धान और कपास में उगता है। दूब घास, साइनोडोन डक्टाइलोन, पोएसी फैमिली है। लगभग सभी फसलों में उगता है ये। अमर बेल, कस्कुटा रिफ्लेक्सा, कन्वोल्वुलेसी, रिजगा में उगता है ये। ओरोबैंकी, ओरोबैंकी स्पीसीज और इसकी ओरोबैंकेसी फैमिली है। सरसों तंबाकू में उगता है ये। स्ट्राइगा या स्ट्राइगा इसका बोटेनिकल नेम है, स्ट्राइगा स्पीसीज। स्कोर फ्लोरिएसी इसका फैमिली है। और ज्वार और बाजरा और मक्का में उगता है। सावा या फिर सामान, इकाइनोग्लोआ कोलोनम, पोएसी, ये धान का मिमिक्री वीड है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है। प्याजी, एस्फोडिलस टेन्यूफोलियस, ये लिलियसी फैमिली का। और चना, सरसों और प्याज में उगता है। गाजर घास, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ये एस्टेरेसी फैमिली का है और प्रतिभूमि और बागान में उगता है। इन नामों को बार बार आप 2 से 3 बार जब इनको रिवाइज करेंगे तो ये नाम ऑटोमेटिकली आपको याद होने लग जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खरपतवारों के लाभ, मास्टर चार्ट। ठीक है, इसके अंदर कैटेगरी, खरपतवार का नाम और उसके मेनली उपयोग क्या है उसके बारे में बात की गई। तो मेडिसिन यानी कि औषधीय उपयोग, तो भूमि आंवला, फाइलेंथस निरूरी, पुनर्वा, ट्राइएंथम स्पीसीज या फिर गोखरू, ट्राइबलस टेरिस्टिस, तो इनका उपयोग में भी आते हैं ये खरपतवार। ऐसा नहीं कि सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं, जैसा कि हमने डेफिनेशन में बात की थी कि वे पौधे जो लाभ से ज़्यादा हानियाँ पहुंचाते हैं, मतलब कुछ पौधों के लाभ भी हैं। तो भूमि आंवला, इसके क्या लाभ है, पीलिया या फिर जॉन्डिस के उपचार में ये रामबाण है। तो आगे है पुनर्नरवा, तो गुर्दे या किडनी या मूत्र संबंधी रोगों में उपयोगी है। गोखरी यौन रोगों या फिर शारीरिक शक्ति बढ़ाने में सहायक है। आगे सब्जी या फिर फूड के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे कि बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम, ये विटामिन और आयरन का स्रोत है, तो इसे साग में भी उपयोगी होता है। जंगली चौलाई, एमरेंथस विरिडेसी, तो ये हरी सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। और आर्थिक औद्योगिक उपयोग भी है, जैसे कि कांसनी, चिंकोरियम एंटाइविस, इसी की जड़ों का पाउडर कॉफ़ी में सुगंध हेतु मिलाते हैं। जाहू या फिर लेंटाना, टोकरी और फर्नीचर बनाने में इसका लेंटाना का उपयोग किया जाता है। और जंगली जई, कागज और गत्ते में उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं मृदा सुधार, तो सेंजी या फिर जंगली मटर, तो ये दलहनी होने के कारण नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और हरी खाद के रूप में भी काम आता है। दूब घास, भूमि कटाव, ये ज़मीन को पकड़े रखता है और जो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है उसमें ये रामबाण है। इंडिकेटर, कासनी या फिर सत्यानाशी, कासनी में क्या है, मिट्टी में बोरोन की कमी दर्शाता है कासनी। और सत्यानाशी में क्या है, एल्केलाइन सॉइल की क्षारीय मृदा की उपस्थिति दर्शाता है कि आपकी मिट्टी जो है वो क्षारीय है। अन्य उपयोग क्या है, नागफनी,
खेतों के चारों ओर जीवित बाड़ के रूप में। नागफनी मतलब एक बैरियर का काम करता है, अगर कोई बाहर से मवेशी पशु या खेत के अंदर ना आने पाए। और आँख तो धार्मिक महत्व और रहस्य प्राप्त करने हेतु इसका उपयोग होता है। आगे बात करते हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण की पॉइंट्स। ठीक है, सोइल सोलराइजेशन यह खरपतवार नियंत्रण की भौतिक विधि है जिसमें पारदर्शी प्लास्टिक का उपयोग कर मिट्टी का तापमान बढ़ाया जाता है। एलिलोपैथी कुछ खरपतवार जैसे गाजर घास रसायनों के माध्यम से दूसरी फसलों की वृद्धि को रोकते हैं, इनका हानिकारक लाभ या फिर रक्षा तंत्र है। हरी खाद खरपतवारों को फूलाने से पहले मिट्टी में दबाने से मिट्टी की को कार्बन अधिक मिलता है, वो हरी खाद के रूप में। जैसे हमने दलहनी वो उनकी बात की थी, हरी मटर वगैरह, तो उनको हरी खाद के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कॉफ़ी का स्वाद बढ़ाने और सुगंध को बढ़ाने के लिए किस खरपतवार की जड़ों का उपयोग होता है? तो वो है कासनी। और निम्न में से कौन सा खरपतवार मृदा कटाव रोकने में सबसे उपयोगी है? तो वो है आपका दूब घास। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। पीलिया रोग के उपचार के लिए कौन सा खरपतवार उपयोग किया जाता है? तो आप बताइए। पीलिया रोग के उपचार के लिए पुनर्नरवा, भूमि आंवला, गोखरू या फिर दूब घास। तो इसकी हमने बात की थी लास्ट में कि उनके लाभ भी है कुछ, तो उसमें पहला था भूमि आंवला, तो इसका राइट आंसर होगा भूमि आंवला। अगर आपको इस टाइप से टॉपिक के साथ और टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आगे की वीडियो में जो चैप्टर के साथ में क्वेश्चन भी अटैच कर दूंगा, जो कि मोस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।